चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए सोशल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से, जैसे कि आपका क्वार्टरली एग्जाम हो गया, और यह क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में भी काफ़ी ही हेल्प करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सभी आपके NCERT वेड से लिए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यह आपके सभी यानी कि सभी क्वेश्चन जो हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए, यानी कि आपका जो तिमाही एग्जाम चल रहा है उससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने दिया जा रहा है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो होगा वह आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। क्या कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष डेडेसन के पाए जाते हैं, यानी कि किस में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष किस में पाए जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। तो सुंदरी वृक्ष होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इनके मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली मैंग्रोव वन लिख देना है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पर, मैंग्रोव वन लिख देना है। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, वह है आपका केरल। कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आंसर निकलकर, यानी केरल आ जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कह रहा है कि रामायण और महाभारत भारत के यानी भारतवर्ष के दो क्या है, के महाकाव्य हैं या फिर खंड काव्य हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि रामायण और महाभारत क्या है, तो महाकाव्य में आते हैं। क्या किस में आते हैं, तो महाकाव्य में आते हैं। और यहाँ पर बात करें कि खंड काव्य क्या होता है, तो खंड काव्य जैसे कि पंचवटी हो गया, वह आपका खंड काव्य में आता है। बट हाँ, यहाँ पर रामायण और महाभारत की बात हो रही है, इसलिए आपका महाकाव्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकलकर, इनके महाकाव्य आपको सिंपली भर देना है यहाँ पर। नेक्स्ट ये बात नहीं, क्वेश्चन पहले की फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण है। यह आपकी क्वेश्चन 110%, यह आपके एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेस कहलाता है। तो जो नागरिक होते हैं, जैसे कि हम तुम हो गए, किसी को जो हम यानी वोट देते हैं उन्हें यानी उसे क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, तो मताधिकार कहते हैं। उसे क्या कहलाता है, तो यानी मताधिकार कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो मताधिकार आपको सिंपली यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर बात नहीं पांचवें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या वृद्धि रिलेशन की क्या बढ़ाती है। तो जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ाती है, तो वह गरीबी को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, तो गरीबी को बढ़ाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर गरीबी लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में छात्र हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हो, काफी ही इंपोर्टेंट है। इससे को भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात है, क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको ये देखना होगा, तो काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन सेकंड में एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है किस नदी को दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो वह कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, गोदावरी एक ऐसी यानी कि गोदावरी है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो गोदावरी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सिंपली आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गोदावरी लिख देना है। यानी गोदावरी क्या है, तो गोदावरी जो नदी है वह दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, गोदावरी आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि हरिहर और बुक्का यानी कि जो हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे, उन्होंने किस नगर की स्थापना की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरिहर और बुक्का नामक दो यानी कि दो व्यक्तियों ने किस नगर की स्थापना की थी, तो उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। किसकी की थी, तो विजयनगर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो विजयनगर आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। नेक्स्ट ये बातें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि कई दल मिलकर जब सरकार बनाती है तब वह कौन सी सरकार कहलाती है। तो कई दल हैं, जैसे कि एक आपका डिस्ट्रिक्ट का दल होता है, इस तरीके से आपका यानी कि एक राज्य का दल होता है। उसी तरह से जब कई दल मिलकर एक सरकार बनाती हैं तो वह सरकार कौन सी सरकार कहलाती है, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वह आपकी बहुमत की सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है, तो बहुमत की सरकार। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, तो बहुमत की सरकार यानी कि बहुमत की सरकार, ये बहुमत की सरकार कहलाती है। तो बहुमत की सरकार से कौन बनता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुमत की सरकार द्वारा जो बनता है तो वह बनता है प्रधानमंत्री। कौन बनता है, तो प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि जैसे कि आपके यहाँ नरेंद्र मोदी हो गए, तो वह यानी कि कौन है, तो यानी कि बहुमत की यानी बहुमत से बने हैं, इसलिए आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री बनता है, यानी कि बहुमत की सरकार कहलाती है। इस तरीके से आपको सिंपली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बात है चौथे क्वेश्चन की, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाता है। यानी कि 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आपकी एज जो है वह अभी 14 वर्ष के यानी कि लगभग यानी कि मानी जाएगी। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से क्या यानी जो श्रम होता है, इनकी जो काम होता है, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है बाल श्रम। क्या कहलाता है, तो बाल श्रम कहलाता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो बाल श्रम लिखना है, इनकी वह क्या है, तो विरोध करता है। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अंग्रेजों के आगमन की जो पूर्व यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही गिरी हुई थी, अर्थात बहुत ही बहुत ही गरीब लोग थे। अर्थात आपके निर्धन यानी निर्धनता हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निर्धनता थी, यानी
क्या थी, तो निर्धनता भी हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, इससे अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके यानी कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए गए हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका 110% आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाई यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। तो यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो भारत की जो स्थल सीमा है वह कितनी है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो वह है यानी कि 15,200 किलोमीटर के इक्वल होती है। भारत की जो स्थल सीमा है यानी कि जहां से जहां तक भारत लगा हुआ है यानी कि कहां से कहां तक है, तो वह कुल मिलाकर जो दूरी है वह 15,200 किलोमीटर हो जाएगी आपकी आंसर निकलकर। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है 5 नदियों का प्रदेश क्या होता है, तो 5 नदियों का प्रदेश जो होता है वह पंजाब है। कौन सा है, तो पंजाब है। इसीलिए पंजाब को यानी 5 नदियों का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां प्रवेश करती हैं। ये प्रदेश वहां पर यानी 5 नदियां हैं, तभी तो उसे पंजाब कहा, यानी पंजाब का नाम दिया गया है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई। तो यानी कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। क्या नाम है, तो चाणक्य भी कौटिल्य का ही नाम है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है। कहाँ पर है, माउंट आबू में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड पर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान क्या है, तो देश का सर्वोच्च कानून ही संविधान कहलाता है। यानी कि सेकंड यानी कि थर्ड वाले ऑप्शन पर आपका चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफी ही महत्वपूर्ण। ये भी आपका 5 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यानी कि आपको आपके सामने में MCQs दिया रहे, उसमें से आपको सही विकल्प ही छांट कर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट से आशय है, तो जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, क्या प्रजनन है, या फिर जन्मदर व मृत्यु दर में समानता है, या फिर भीड़ का बढ़ना है, या फिर मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, तो वह जन्मदर यानी कि जन्मदर व मृत्यु दर में समानता। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी जन्मदर व मृत्यु दर में समानता। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो होती है, मॉडर्न जो कृषि होती है कि आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसे, यानी कि किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्या जैविक खेती को दिया जा रहा है, या फिर जैव उर्वरकों के उपयोग को, या फिर जैव कीटनाशकों के उपयोग को। तो फिलहाल के इनके तीनों को ही दिया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बातें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में 110% आ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और इस बार भी यह क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है किसे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा जब भी किसी भी व्यक्ति की जो आयु होती है, जब वह 18 साल का हो जाता है तो वह वोट देने का अधिकार हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। बट हाँ, ऐसे व्यक्ति जो कि पागल व मानसिक विकलांग हो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और ना ही नाबालिग को होता है, और ना ही न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को होता है। अर्थात इन तीनों में से किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त में से सभी को ही वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगर यहाँ पर बात होती कि वोट देने का अधिकार किसे होता है, तो आपका विकल्प होता 18 साल की आयु, यानी कि 18 वर्ष की आयु के एक बच्चा जो होता है, तो वही एक यानी कि क्या दे सकता है, तो वही वोट दे सकता है। यहाँ पर चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है खरीफ की फसल है, तो आपको बताना होगा कि खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो आपको बताते चलूं, खरीफ की जो फसल होती है वह जून से यानी अक्टूबर तक यानी जो बोई जाती है और काटी जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। तो खरीफ की फसल कह रहा है, तो फिलहाल क्या आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर यानी कि जो गेहूं है तो वह तो आपकी रबी की फसल आती है, क्योंकि गेहूं जो होता है वह नवंबर से लेकर आपका मार्च और अप्रैल तक यानी चलता है। इसलिए ये क्या है, तो यह आपकी रबी की फसल है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और चना भी आपकी रबी की फसल में ही आती है, और जौ क्या आता है, तो जौ भी आपका रबी की फसल में ही आता है। बट हाँ, धान एक ऐसी फसल है जो कि आपके खरीफ में आती है। यानी कि आपका ऑप्शन में जो आंसर सही आ जाएगा वही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खरीफ की फसल आपकी धान में आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। पांचवें क्वेश्चन की बात करिए, यहाँ पर कह रहा है भारत का सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर कह रहा है गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, क्या मेघालय है, या फिर असम है, या फिर बिहार है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि बिहार है। ऑप्शन नंबर आपका सा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ये अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी दे सकते हो।
नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है, इस बार ये पक्का हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है सत्य असत्य आपको चुनना होगा, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो आपको पता होना चाहिए भारत के दक्षिण में क्या हिंद महासागर है, या फिर नॉर्थ में है, या फिर ईस्ट में, या फिर वेस्ट में है, तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाँ, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए आपको यहाँ पर सत्य लिखना है। क्या लिखना है? आपको सत्य लिखना है, और यहाँ पर टिक आप लगाओगे, यानी कि यह आपका सही का निशान लगाओ तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य और असत्य आपको लिखना होगा। इस तरीके से आपको यह इनके सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, क्या यह सत्य है? तो प्रजातंत्र जो होती है उसमें स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो यह आपका रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट ईयर बातें, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध नागर शैली से है, क्या यह सत्य है? तो हाँ, यह भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कान्हा यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, कि यह सत्य है? तो आपको यह भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5वें क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में इनके व्यवहार दंडनीय अपराध है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह आपका 5 अंक पानी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ईयर जाने चले तो क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन काफी ही इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना होगा कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं, यानी कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों का नाम कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पाकिस्तान। क्या आ जाएगा? आपको यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है पाकिस्तान, उसके बाद आपको कॉमा लगा कर क्या लिखना है, पाकिस्तान के बाद आपको लिखना है अफगानिस्तान। क्या लिखना है? अफगानिस्तान लिख देना है। तो अफगानिस्तान के लिखने के बाद आपको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अफगानिस्तान लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, म्यांमार। क्या लिखना है? म्यांमार, जिसे हम वर्मा भी कहते हैं। तो म्यांमार, इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा लगाकर आपको लिखना है नेपाल लिखना है। यानी क्या लिखना है? तो नेपाल भी आपको इसमें लिखना होगा। नेपाल लगाकर आपको यानी कॉमा लगाकर आपको क्या लिखना है, इंडोनेशिया भी लिखना होगा। यानी कि इंडोनेशिया मैं आपको यानी कॉमन यानी किसमें लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको चीन लिख देना है, यानी क्या लिख देना है, चीन लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है मालदीव व भूटान। मालदीव लिखना है, मालदीव लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है भूटान। क्या लिखना है? तो भूटान लिख देना है। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यानी कि भारतीय जो दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के जो नाम है वह कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, मालदीव और भूटान है। और यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका भी आता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर बात नहीं अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित यानी प्रदेश है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत में यानी कि 29 राज्य व इनके 7 केंद्र प्रशासित यानी शासित राज्य हैं। तो 29 राज्य होते हैं, 29 राज्य हैं, स्टेट 29 हैं, और यहाँ पर केंद्र प्रशासित राज्य जो है वह 7 आ जाएंगे। आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पर बात करें 7वें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम आपको लिखना होंगे। तो अरब सागर जो है उसमें गिरने वाली 2 नदियों के नाम कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो मैं आपको उसका जवाब बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कौन सा आंसर आना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यानी अरब सागर में गिरने वाली किन्हीं 2 नदियों के आपको नाम लिखना है। तो कौन कौन से लिख दीजिए, यानी साबरमती नदी लिख दीजिए। मैं आपको यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, यानी कि आपको क्या लिखना है, साबरमती नदी। क्या लिखना है? साबरमती नदी लिख देना है। और यहाँ पर दूसरा लिख देना है आपको नर्मदा नदी। क्या लिख देना है? नर्मदा नदी आपका आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी ही आपको यहाँ पर लिख देना है। यह आपकी 2 नदियाँ ऐसी हैं जो कि यानी क्या है, तो सागर यानी कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ये देखना होगा कि वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो वर्षा ऋतु जो होती है उसमें मानसून की यानी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तेज आंधी चलना, तेज बारिश यानी कि बारिश होना, इस तरीके से मानसून की यानी प्रमुख शाखाएं हो जाएंगी। आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 8 की, यहाँ पर कह रहा है वन संरक्षण से क्या तात्पर्य होता है, यानी वन संरक्षण जो है उससे क्या तात्पर्य है, तो वन का कटाव रोकना। यानी क्या होता है, तो वन का कटाव रोकना, ज्यादा से ज्यादा यानी पेड़ लगाना, यह वन संरक्षण के क्या आते हैं, तो यही उपाय में आते हैं, यानी यही तात्पर्य होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यानी जो यानी जानवर होते हैं उनके यानी उनसे सुरक्षा बरतना, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है अथवा क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है अभ्यारण्य किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी काफी बार आ चुका है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नवी अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि वेदों की संख्या एवं उनके नाम आपको बताना होंगे। तो वेदों की संख्या कितनी होती है, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वेदों की संख्या जो होती है वह 4 होती है। कौन कौन सी होती है, तो ऋग्वेद होती है, ऋग्वेद होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद आपका होता है, ऋग्वेद होता
है, यजुर्वेद होता है, यानी कि यजुर्वेद होता है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि यजुर्वेद होता है, तो आपको यहाँ पर यजुर्वेद लिख देना है, यानी कि यजुर्वेद के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है, सामवेद लिख देना है, सामवेद लिख देना है, और यहाँ पर क्या है, दंडभेद भी लिख देना है। तो सामवेद लिखने के बाद आपका दंडभेद हो जाएगा, यानी क्या आंसर आ जाएगा आपका निकल कर, दंडभेद आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व दंडभेद, यह तीन, यानी कि यह जो क्या है, चार वेद हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा यह, यानी कि कितने वेद हैं, तो चार वेद हैं। कौन कौन से हैं, तो यानी कि आपका आ जाएगा आंसर निकल कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व यानी कि दंडभेद, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। अगर यहाँ पर अर्थ वाले क्वेश्चन की बात रही, यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देखना होगा कि चाणक्य कौन था। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि चाणक्य ही कौटिल्य था। कौन था, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है। क्या नाम है, तो कौटिल्य किसको कहते हैं, तो कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं, या फिर चाणक्य को ही हम कौटिल्य कहते हैं। तो कौटिल्य जो था वह चाणक्य ही था। उसके द्वारा रचित कृति का नाम क्या है, तो ये भी आपने पढ़ा था। उसके द्वारा रचित कृति का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। क्या है, तो अर्थशास्त्र, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा अर्थशास्त्र है। तो इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है, यानी कि उसके द्वारा जो रचित कृति का जो नाम है वह अर्थशास्त्र है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 10 की, तो क्वेश्चन 10 भी काफी ही इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। गरीबी रेखा से क्या आशय होता है, गरीबी रेखा से क्या आशय होता है, जब भी कोई भी व्यक्ति होता है, जब भी उसके द्वारा उनके उसके उपयोग में लाई गई कोई भी वस्तु जब उसके यानी कि उससे ना मिल पाए, उसे हम गरीबी रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लो मुझे ज़रूरत है 10 रुपये की और मेरे पास अगर 2 रुपये हैं, तो यह क्या हो जाएगी, यानी कि यह मैं किस में आ जाऊँगा, तो यह मैं आ जाऊँगा गरीबी रेखा में। इस तरीके से आपका यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है गरीबी के लिए एक उत्तरदायी सामाजिक यानी कारण भी आपको लिखना होगा। तो गरीबी के लिए उत्तरदायी एक सामाजिक कारण कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यह आपका आ जाएगा एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन 11 की अगर बात करें कि मृदा प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, आपको ये सभी लिखना है, क्योंकि यह आपका क्वेश्चन 110% आ सकता है। इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है मृदा प्रदूषण क्या है, तो यानी कि क्या होता है, तो मृदा प्रदूषण यानी जैसे कि हमने रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, रासायनिक दवाओं व यानी कि कीटनाशकों यानी कि कीटनाशक दवाओं से जो हम उपयोग करते हैं, व यानी कि खाद वगैरह जो हम बोते हैं, उससे यानी कि क्या होती है, तो मृदा प्रदूषित हो जाती है, जिससे इनके उसके जो कीट होते हैं, यानी कि जो इनकी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, जैसे कि आपका केचुआ हो गया, जो वह मर जाता है, यानी कि वह क्या हो जाता है, वह अपनी जान देता है और वह नहीं रहता है, तो इससे मृदा प्रदूषण फैलता है। इसके प्रमुख दुष्प्रभावों से कौन कौन से हैं, तो आपको मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर अर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, तो जैसे कि एक ही स्थान पर बार बार वही खेती करना, यानी कि वही कृषि करना, उसे हम स्थानांतरित कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के यानी खेत में अगर यहाँ पर एक बार गन्ना बुआ है और वह हर वर्ष वह गन्ना ही गन्ना बोता रहे, तो उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन 12 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है, आपको देखना होगा कि यहाँ पर कह रहा है नगरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है। तो नगरीकरण जो है वह पर्यावरण को किस तरीके से बिगाड़ता है, जैसे कि नगर यानी कि यहाँ पर कह रहा है नगर यानी कि जो शहर होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां होती हैं, जिससे निकलने वाले जो धुआं होता है, जो धुआं निकलता है, वह जब पर्यावरण में जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है और ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। इस तरीके से उसे क्या कहते हैं, नगरीकरण पर्यावरण के इस तरीके से बिगाड़ता है। आपका सॉल्यूशन आपको इस तरीके से लिख देना है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चलना, इस तरीके से आपका मुकम्मल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन उस तरीके से यानी कि कॉपी पेन में, तो इसका जवाब मैं आपको कॉपी पेन में भी दिखा दूंगा। और यहाँ पर अर्थ वाले क्वेश्चन की बात रही, यहाँ पर कह रहा है सीएनजी से क्या आशय है, भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको बता चलूं, सीएनजी जो है तो वह क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। एक क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो कि भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग यानी कहाँ पर है, तो आपको ये बताना होगा। तो सीएनजी एक ऐसी गैस है जिसके कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आप तय कर सकते हो, यानी कि आप यानी कि किसमें यानी कि गाड़ी में यानी कि चला सकते हो। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर खुद भी ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 13 की, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का आपको वर्णन करना होगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का आपको वर्णन करना होगा। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको लिखना होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहते हो तो सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पर कह रहा है गुप्त काल की शासन व्यवस्था की आपको व्यवस्था बताएंगे, विशेषताएं बताना है। तो गुप्त काल कौन सा था, आपको उसकी शासन व्यवस्था की आपको विशेषताएं बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन 14 की अगर बात करें, अशोक के
धम्म की विशेषताएं आपको बताना होंगी। अथवा के क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर करा है कलिंग युद्ध का यानी कि भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, आपको यह भी बताना होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 15 की, यहाँ पर क्या करा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई 4 उपाय आपको लिखना होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक का होने वाला है। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई 4 उपाय कौन कौन से हैं, यानी कि एजुकेशन बढ़ाना, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अथवा क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है भारत में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव विचार करना है। आपको इसका भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 16 की, यहाँ पर कह रहा है पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, तो आपको ये सभी लिखना होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण है, आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आप वो लिख दीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर कल सुबह तक प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर अथवा की क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य किए थे व उसे सफलता मिलने के क्या कारण थे, आपको वो सभी लिखना है। क्योंकि जब उसने यानी कहाँ पर यानी किसे लूटा था, आपको पता होगा इनके सोमनाथ मंदिर को लूटा था, किस तरीके से लूटा था, आपको वो सभी लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 17 की अगर बात करें नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है, आपको वो सभी लिखना है। अथवा की अगर बात करें गुप्तकालीन स्थापत्य कला क्या है, आपको इसका भी वर्णन करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर कह रहा है गुप्तकालीन मंदिरों की आपको विशेषताएं लिखना है। सिंधु सभ्यता की आपको वास्तुशिल्प की आपको विशेषताएं लिखना है। प्रजातंत्र का अर्थ समझाते हुए 2 परिभाषाएं देना है और प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, आपको सभी लिखना होगा। निर्वाचन आयोग के आपको मुख्य कार्य भी लिखना है। भारतीय चुनाव प्रणाली के मुख्य के दोषों का आपको वर्णन करना है। भारत एक संपन्न देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है, इस तरीके से आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वो सभी लिखना है। क्वेश्चन 12 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित की आपको रूढ़ चिन्हों द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।